बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, में हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, बजट आ गया, अनाउंस हो गया, बता दिया गया, सुना दिया गया, पढ़ लिया गया। यकीनन नामसाद हालात, मुआशी बहुत सारे मसाइल, उसमें पाकिस्तान की जब ये बातें पाकिस्तान के हवाले से हो रही थी कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, खुदा न खास्ता ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, और फिर वो महात्मा जिन्होंने हर इदारे की ईंट से ईंट बजा कर रखी, वो तो ये श्रीलंकन सदर से सीख के आ गए थे कि मैं बड़ा कुछ सीख के जा रहा हूँ। बच गए हम अल्हम्दुलिल्लाह। बजट के अंदर जहाँ यकीनन मुश्किलात होंगी, महंगाई है और है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे निकलना है, इस चुंगल से कैसे निकलेंगे हम, ये सबको मिल के करना होगा। अपनी चादर देख के भी पाँव फैलाने होंगे, और इसीलिए तो बैरूनी दुनिया ये कहती है कि आप जो है वो अपने वो जो तसर्रुफ़ है उसको ख़त्म नहीं करते और फिर मांगते हो पैसे साढ़े को, लोग पैसे दे दें जी हमें, वो हमें नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो आज का असल मौजू है वो ये है कि वो अहले सहाफ़त, वो मीडिया वर्कर्स जो अपनी जान हथेली पे रख के अगले महाज़ों पे होते हैं, खुदा न खास्ता कोई बम धमाका हो सबसे पहले उसमें होते हैं, और फिर गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि जब अमलाक को जलाया जा रहा था, हमले किए जा रहे थे, तो मीडिया की मजबूरी बन जाती है कि उन्होंने कवर करना ही होता है। लेकिन कोई हेल्थ इंश्योरेंस कोई नहीं। प्रेस क्लब्स के, और लाहौर प्रेस क्लब का जिक्र यकीनन करूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस वहाँ पे तो है, लेकिन कितना मुश्किल है उसका प्रीमियम अदा करना, ये भी बात करेंगे। और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि बजट के अंदर मीडिया वर्कर्स के लिए, अहले सहाफ़त के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस उसका जो ऐलान किया गया है, उस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार का ख़ास तौर पे ट्वीट के ज़रिए शुक्रिया भी अदा किया कि मेरी मिनिस्ट्री है चूँकि और मीडिया से रिलेटेड, तो और थैंक यू वेरी मच। हम भी यही कहेंगे कि इसको पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए, मज़ीद आसानियाँ होनी चाहिए, क्योंकि हमें वो जो हम देखते हैं प्राइवेट मीडिया चैनल्स के अंदर या अखबारात के अंदर 6-6 महीने तनख्वाह ही कोई नहीं, तो इंश्योरेंस कहाँ से होगी। मीडिया मालकान की बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। इसी पे बात करेंगे, महफिल सजाने की कोशिश की है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं नेशनल प्रेस साबिक़ सदर और सीनियर सहाफ़ी जनाब फ़ारूक फैसल ख़ान, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। लाहौर प्रेस क्लब के सदर, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे जर्नलिज़म में प्लेठी के दोस्त जनाब आज़म चौधरी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। फ़ारूक फैसल ख़ान साहब, मीडिया वर्कर्स, हम मुसलसल इस पे प्रोग्राम भी करते रहते हैं और सारी ज़िंदगी हम इसी पे ही वो कुड़ते रहे हैं कि की बनेगा साडा। अब हेल्थ इंश्योरेंस और इस किस्म की चीज़ें जो बजट में अनाउंस की गई हैं, उससे क्या असरात होंगे? देखो, पहले तो बात यह है कि एक बहुत दरीना मतालबा था सहाफ़ती कम्युनिटी का, इन लीडरान जो PFEs जो भी हैं वो सब मतालबा करती रही हैं, और प्रेस क्लब्स भी जो है वो मुतालबे करते रहे हैं कि उनके साथियों के लिए लाइफ इंश्योरेंस का कोई निज़ाम होना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ बात है कि चलें, और कुछ नहीं कि कम से कम मेरे सहाफ़ी को ये तो यकीन होगा कि यार मैं किसी मुज़ाहरा कवर करते हुए किसी आंसू गैस का शिकार हो जाता हूँ, खुदा ना खास्ता पत्थर लग जाता है। और एक नहीं, आप देखें कि हमारे यहाँ 100 से ऊपर लोग जो हैं गुज़श्ता सालों में जो है वो सहाफ़ी जो हैं वो अपनी ड्यूटी की सरंजामदही में जो है अपनी जानें गंवा चुकी हैं कि चलो यार कुछ नहीं, को जो इंश्योरेंस हुई होगी पीछे बच्चों को कुछ मिल जाएगा। अपने इंट्रो में जो है वो लेबर लीडर्स के लिए या जो सहाफ़ती कम्युनिटी के, मैं तो खैर नहीं करता, आदम सब करते हैं, आपने प्लेटफॉर्म भी मुहैया तो ये भी नहीं कर है। दिया। ये देखें, ये बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है ना, ये सारी ये मीडिया हाउसेस की थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये सारी सहूलियात जो हैं उसका इंतज़ाम करें। अब ठीक है, ये अनाउंस तो हो गया, पहले भी कई दफ़ा ये कोशिशें होती रही हैं, EOBI के हवाले से होती रही हैं। प्रॉब्लम किधर आके होता है? प्रॉब्लम ये होता है जो आपने कहा जी 6-6 माह तनख्वाह नहीं मिलती, तो वो अमूमन यही किया जाता है कि यार 50% जो है वो जर्नलिस्ट दे दे इसका प्रीमियम, 50% जो है वो क्लब कंट्रीब्यूट कर दे या जो भी आप डोनेशन के ज़रिए कर लें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपको सिर्फ चंद बड़े लोग नज़र आएंगे खुशहाल जर्नलिस्ट जो है, उनको देख के आप समझते हैं कि शायद सारी कम्युनिटी ऐसे ही है। जो खुशहाल कम्युनिटी आपको नज़र आती है वो 1% भी नहीं है। तो प्रीमियम ही जब अदा नहीं हो सकता, प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम यही हो जाता है। एक दफ़ा मैंने भी ये कोशिश की थी और उस वक्त चौधरी शुजात थे शायद मिनिस्टर
EOBI के साथ, सारी चीज़ें तय हो गई। मामला कहा कि आके फंस गया कि जनाब जिसकी इंश्योरेंस हो रही है वो EOBI पे करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके पास EOBI वक्त पे पैसे देने के लिए तैयार है। अगर अब ये जो मैकेनिज्म बन रहा है तो हुकूमत को चाहिए कि जहाँ वो अरबों रुपए के, इस वक्त 9 अरब रुपए का जो है बजट है 3 सूबाई हुकूमतों का और वफाकी हुकूमत का, जो इन मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात की सूरत में देते हैं। तो जिस मीडिया हाउस के जितने लोग हैं, अगर वो डाटा जिस तरीके से भी ये इकट्ठा करते हैं तो आधा अगर वो मालिक के ऊपर या 33% मालिक पे कर दें, 50% गवर्नमेंट पे कर दे, और मेरी जो इंश्योरेंस हो रही है मैं भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लूँ, मैं भी 10-15% जो है ना उसमें कंट्रीब्यूट कर दूँ, तो इससे बहुत बेहतरी हो सकती है। अच्छा, दूसरा इसी में सिर्फ मैं ऐड करता जाऊँ कि मतलब मरियम औरंगजेब साहब ने बहुत अच्छा किया, उनकी मिनिस्ट्री, अगर वो इतना ये और कर दें और कुछ भी ना करें कि यार इन मीडिया हाउसेस से कहें कि जो अपने जिसको मुलाजम रख रहे हैं उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दें, बाकी चीज़ें खुद ब खुद सीध हो जाएंगी। ये हो जाए तो आजम चौधरी साहब, इस्लामाबाद में बैठ के हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं यकीनन, और सारे मसले हल होने चाहिए। आपकी लाहौर प्रेस क्लब की वो जो लाइफ जो है वो इंश्योरेंस, और वो क्या है, उसमें बेनिफिट्स और कहाँ तक सूरत हाल है, उसके लिए मज़ीद क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फैज़ साहब, आपने बड़ा साफ़ियों के हवाले से जो इम्पोर्टेंट इशू है उस पर आज बात की और उठाया। सबसे पहले तो मैं हुकूमत का इसमें शुक्रिया अदा करूँगा, बड़ा अच्छा है उनका इक़दाम है। जिस तरह खान साहब ने फरमाया कि बड़ा दरीना मुतालबा था हमारे लोगों का, लेकिन बेसिकली ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं थी। मैं लाइफ इंश्योरेंस में बाद में आता हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर यह ज़िम्मेदारी है मीडिया हाउसेस की। क्योंकि आपको याद होगा माजी के अंदर हमें हेल्थ की इंश्योरेंस की सूरत में हेल्थ कार्ड मिला करते थे, जिसकी लिमिट होती थी 3 लाख से लेकर 5 लाख तक, उसमें फैमिली कवर भी होता था। ऐसा ऐसा तमाम मीडिया हाउसेज ने वो इंश्योरेंस कवर ख़त्म कर दिया और एक फ़िक्स अमाउंट बहुत माइनर सी, जिससे शायद आप एक वक्त की मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं खरीद सकते, वो हेल्थ की मद में एलोकेट कर दी। ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। असूली तौर पर जो एम्प्लॉई हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी सेहत की जिम्मेदारी उस अदारे को लेनी चाहिए जिस अदारे के साथ वो काम कर रहे हैं, जिसके साथ वो मुंसलिक हैं। उसके बाद जो तनख्वाहों की सूरत हाल थी, आप देखें इस वक्त हुकूमत ने 32,000 मिनिमम जो सैलरी है वो एक स्लॉट मुकर्रर की है। मैं आपको बड़े शौक से और बड़े यकीन के साथ ये बात बता रहा हूँ, ऑन ओथ बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, मैं उनके नाम भी ले देता हूँ, जंग ग्रुप है, नवाबत ग्रुप है, आप इनको ज़रा देखें उनकी सैलरी, उनमें जो 90% स्टाफ आपको मिलेगा उसकी सैलरी 30,000 से कम है, और वो 20 और 30 के दरमियान वो फाल कर, और कई माह की सैलरियाँ नहीं मिलती। हमारा हुकूमत के साथ यही एक बड़ी देर से दरीना मुतालबा रहा है कि वर्कर की जो सैलरी के मसाइल है उसको मशरूत करें इश्तिहारात के साथ, उसको अटैच करें, चाहे कानून साजी करनी पड़े, चाहे आप कोई जिस तरह भी कोई तरीकाकार वज़ा करें, ताकि जिस तरह हुकूमत की तरफ से पैसे आते हैं उसमें इंश्योर किया जाए कि पहले वर्कर के पैसे दिए जाए, उसके बाद मालकान अपने पैसे लेके जाए। लेकिन होता यह है, मैं पिछली कई सालों की मेरे पास मिसालें और सबूत मौजूद हैं, मालकान ने वर्कर के नाम पे पैसे लिए हुकूमतों से, लेकिन वर्कर वहीं रुल रहा है और वो ITNE की अदालतों के चक्कर लगा रहा है, उसको पैसे नहीं मिले, वो सारे पैसे मालकान अपनी जेबों में ले गए। लेकिन वैसे वो शायद खोकर काम कर रहे हैं, अभी नहीं हो रहा। मैं शायद खोकर साहब से भी मैंने 2 दिन पहले रब्ता किया है कि हम लाहौर में बहुत ज़्यादा इशू है हमारे वर्कर्स का, हम आपके साथ एक निशस्त करके अपने मसाइल से आपको आगाह करना चाहते हैं। मैं भी करूँगा। तो मैं अब आता हूँ लाइफ इंश्योरेंस की तरफ। देखिए, मैं ये भी आपको बताऊँ कि फैज़ साहब, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्रेस क्लब नहीं है जो अपने मेंबर्स की लाइफ इंश्योरेंस करवाता हो। सिर्फ लाहौर प्रेस क्लब आपको एक एग्जांपल मिलेगी। ग्रेट। हम लाइफ इंश्योरेंस का तमाम प्रीमियम प्रेस क्लब अपनी जेब से अदा करता है, किसी मेंबर से एक पैनी नहीं ली जाती, उसका रेवेन्यू सारा लाहौर प्रेस क्लब खुद जनरेट करता है। वो लाइफ इंश्योरेंस जो है उसकी सूरत में हम किसी अच्छी स्टेट लाइफ या किसी और अच्छी कंपनी से हम उस पर करते हैं, पर जो मेंबर हमारा वफात पाया जाता है, जिसकी नेचुरल डेथ है, उसकी फैमिली को फौरी तौर पर 10 लाख का क्लेम दिया जाता है। खुदा ना खासा अगर एक्सीडेंटल डेथ हो उसकी 2 मिलियन उसको क्लेम मिलता है उस फैमिली को। देखिए, मैं इस जो अभी हालिया बजट के अंदर जो तजवीज़ दी गई है, जो 1 करोड़ रुपया मुख्तस करने की हेल्थ इंश्योरेंस,
मैंने अपनी एक कल प्रेस रिलीज जारी की, उसमें भी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मरियम औरंगजेब साहबा से ये मैंने उसमें रिक्वेस्ट की है कि अगर आप इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस भी ऐड कर लें, ताकि हमारे जो जर्नलिस्ट फौत हो जाते हैं दौरान ड्यूटी, जिनको हादसात पेश आते हैं, उनकी फैमिली बेयारो मददगार होती है। मीडिया हाउस बिल्कुल उसकी फैमिली को लुक आफ्टर नहीं करता और उसकी फैमिली को फौरी तौर पर एक छोटा सा रिलीफ मिल जाता है 10 लाख या 20 लाख की सूरत में। अगर वो भी ऐड हो जाए तो बहुत सारे लोगों के फैमिलीज के वो मसाइल हल होते हैं। फारूक फैसल साहब, हम मुसलसल यही सुनते ही आ रहे हैं और अनवर रज़ा का जो एक जुमला समझ आया कि वो तनख्वाह नहीं टाइम पे देते तो कहाँ से प्रीमियम देंगे, फिर गुत्थी सुलझेगी कैसे? कैसे सुलझेगी कि अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है और उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और अगर सारी कम्युनिटी मिल के जो है हुकूमत से बात करे और मतलब सब लोग, मसला ये कि हम लोग तकसीम दर तकसीम है, हम लोग कई यूनियन में बटे हुए हैं। अगर हमारी आवाज़ यकजा हो तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो कि ये सारे मालकान जो, आखिर यही सारे मालकान थे ना। मुझे याद पड़ता है जी, जब मैंने इस प्रोफेशन में एज ए सब एडिटर, आपने नवाब वक्त का नाम लिया, तो मैं एज ए सब एडिटर मैंने वहाँ भर्ती हुआ, ज्वाइन किया। तो उस वक्त हमें जो है वो अगर डेस्क पे थे तो नाइट अलाउंस भी मिलता था, नाइट कन्वेंस अलाउंस अलहदा मिलता था, कन्वेंस अलाउंस अलहदा मिलता था, मेडिकल अलहदा मिलता था। अगर किसी पेज की जिम्मेदारी है, अगर कोई सफ़ा मैं मुरतब कर रहा हूँ तो पेज इंचार्ज के तौर पे वो चीज़ें अलहदा मिलती थी। तो जितनी हमारी वो सैलरी होती थी उतनी ही सारे खत्म भी नहीं होती थी वैसे उन दिनों। महंगाई ज़्यादा, महंगाई उतनी नहीं थी। लेकिन फिर आपके पास यही है कि ज़रूरियात हो सकता है कम हो गया, अब ज़रूरियात भी इंसान की ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन यही वो सारे अदारे थे जो सारी ये चीज़ें देते थे। और ये नहीं है कि ये जो आप जो वेज बोर्ड के लिए लड़ते रहते हैं, किस लिए लड़ते हैं? अभी आप सारी यूनियन लड़ रही हैं कि इतना वेज बोर्ड आ गया, फलाना वेज बोर्ड आ गया, फलाना। ओ भाई, पहले पिछले 3 वेज बोर्ड जो आपके अदा नहीं हुए, तो अब लेटेस्ट जो नया निज़ाम है, नई चीज़ें हैं, नए तकाज़े हैं, उसके मुताबिक हमारी यूनियन को भी, हमारे क्लब्स को भी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले जो थे अदारे वो तो मैं सिर्फ इश्तिहारात पर उनका इन्हिसार था, लेकिन अब जब से ये कॉर्पोरेट और पैसे वाला मामला आया तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो है वो इस फील्ड में आए हैं और उन्होंने ये शुरू किया। चूँकि नाम लिए कि मैं एक्सप्रेस में भी रहा हूँ, एक्सप्रेस जब आया तो उसने बड़ा अच्छा लोगों के साथ सलूक किया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे ये लोग आते गए, मैं तो कहूँगा कि हमारी कम्युनिटी में से भी कुछ लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए जो है वो स्टेट को कुछ और पढ़ा देते थे और बाकियों का जो है वो होना ये चाहिए था कि जब इतने मल्टी बिलियनर्स लोग जो आए हैं और ये चीज़ एक्सपैंड की है और बिजनेसेस भी एक्सपैंड किए हैं, तो उसमें वर्कर को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए था। अगर वो अदारा कामयाब नहीं है और अपने फाइनेंशियल ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, नहीं अर्न कर रहा, तो वो क्यों चला रहा है जी? इसका मतलब है कि वो ये बिज़नेस जो है उसका किसी और बड़े बिज़नेस का बाय प्रोडक्ट है और वो उससे सपोर्ट कर रहा है। तो अगर उधर जो इसकी सपोर्ट से जो मुनाफा हासिल कर रहा है, हिस्सा हासिल कर रहा है, तो वो जो जायज़ ज़रूरियात है वो तो दे दीजिए। इसलिए मैंने अपॉइंटमेंट लेटर का कहा कि जब आप अपॉइंटमेंट लेटर देंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ जो है इन सारी इसका जो है जिम्मेदार हो जाता है। मुल्तान चलते हैं जी। साबिक सदर मुल्तान प्रेस क्लब, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शौकत अशफाक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत भाई, फारूक फैसल खान साहब, आजम चौधरी साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं और बात ही हो रही है कि बजट में सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया गया है और ये भी नुक्ता सबसे अहम जो सामने आ रहा है वो ये कि जो ज़िम्मेदारी मीडिया हाउसेस की है, मालकान की है, वो पूरी नहीं कर रहे। और यहाँ तक बात है कि वो तो लेटर भी नहीं देते जॉब का, तो कैसे वो कायदे में रहेंगे, किस तरह वो ख्याल रखेंगे वर्कर्स का, क्या कहेंगे आप? फैजी साहब, आपका शुक्रिया। बहुत एक अहम चीज़ है और बल्कि मुझसे ज़्यादा बेहतर फारूक फैसल खान जानते हैं, क्योंकि ये साफियों के माशाल्लाह बहुत लीडर हैं और बड़े उनके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। और बात बिल्कुल आपकी सही है। आपका सवाल जो है वो आपका जवाब है। दरअसल यहाँ मीडिया हाउसेज जो हैं A to Z, मतलब आप मैक्सिमम बड़ा जो अपने आप को खींच तान के जिसका रबड़ होता है ना उसको बड़ा कर लेते हैं, अपना कद भी बड़ा कर लिया, कार्ड भी बड़ा कर लिया, अपने आप को वो तस्लीम भी कर लिया कि तीसरे चौथे नंबर पे हैं या पहले 2 नंबर पे हैं। बल्कि अब तो इनके साथ वो लोग भी शामिल हो गए हैं जो इनके एम्प्लॉइज हैं, वो भी कहते हैं कि हम टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 15 बनाया हुआ। तो ये भी एक बात है। लेकिन ये भी आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया के अंदर
अगर जो मीडिया होता है, चाहे वो सरकारी मीडिया हो चाहे प्राइवेट मीडिया हो, तो उसके लिए जब ये कंपनी बनती है, ये वैसे तो हमें ये जहन से निकाल देना चाहिए, बल्कि मैंने तो खैर कभी भी जहन में नहीं रखा कि ये कोई ऐसा कोई मिशनरी काम है। ये बिजनेस है और पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस है। और अब तो बिजनेस के बड़े जो इदारे हैं, बड़े जो हैं, वो दरअसल शुरू से लेके अभी उसको करते रहे। पाकिस्तान में भी अब देख लें कि बिजनेस के आपके बड़े जो टाइकून्स हैं, वो दरअसल ये आपके जो बड़े हब हैं इसके आपके मीडिया के, और जो उनके उसको वो हेड कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, जो अब ये दोबारा जो फरोख्तगी हो रही है और सारा कुछ हो रहा है। तो दरअसल जब ये कंपनी बनती है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब कंपनी बनती है, इसमें काफी सारी चीजें होती हैं कि आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करनी है, अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या करना है, आपने बाहर के लिए क्या करना है, पब्लिक सर्विस मैसेज के लिए आपने क्या करना है, पब्लिक के लिए आपने और क्या चीजें करनी है, उनको क्या मैसेज देना है कि वो एक विद इन उनको राइट्स का पता हो। मीन्स ये बात की बात है, उनको राइट्स का पता। हमारे तो हम तो ये भी कभी नहीं बताते कि उनके राइट्स क्या है। लेकिन हमें खुद अपने राइट्स का नहीं पता। और ये राइट्स दरअसल ये होते हैं कि जब आप एक बिजनेस हाउस बनाने जा रहे हैं, जिसको आप मीडिया हाउस कह रहे हैं, तो उसमें ये जरूर होता है कि वहां एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो स्टार्ट होती है आपके अपनी एम्प्लॉइज से। और अगर आप अपने एम्प्लॉय के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं करते, तो बाकी कलमा जहाज फिर किधर जाएगा? बाहर कलमा जहाज क्या कहना आपने, आप बाहर क्या मैसेज देंगे और किसी को क्या बताएंगे कि आपके राइट्स क्या हैं? अच्छा शौकत इशफाक साहब, ये राइट्स से बात में, चूंकि मुल्तान में आप हैं, तो राइट्स से याद आया, ये ह्यूमन राइट्स के नाम पे भी बड़ा कुछ किया जा रहा है। और गुज़िश्ता दिनों शाह महमूद कुरैशी साहब महात्मा से मिले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की और चले गए। ये क्या अंदरूनी स्टोरी? आप तो बड़े करीब हैं ऐसे मामलात के मुल्तान में बैठ के। बात ये है जवाद साहब के, ये कोई आज की बात तो है नहीं, और ना ही शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो इस सियासत में नए हैं, और ना इनकी जो ये चीजें हो रही हैं ये कोई नई हो रही हैं। असल हो तो ये जो पहले होता रहा है उसी की कंटिन्यूटी है, लेकिन उस वक्त थोड़ा लोग जो थे थोड़े डिफरेंट थे। हमारे पास एक्सेस जो था खबर तक वो डायरेक्ट होता था, कम होता था। अब इनडायरेक्ट भी है। और अब जो हम कभी पढ़ा करते थे और पढ़ाया करते थे प्रोपेगेंडा के बारे में, अब प्रोपेगेंडा का जो चीजें हैं वो बहुत आगे चली गई हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बेसिकली इस वक्त मेरे हिसाब से पीटीआई जो है वो दरअसल अब नो मोर कैन। अच्छा, ये मखदूम शाह महमूद साहब को बहुत अच्छी तरह मालूम है, ठीक है ना? मालूम उनको भी है जिनको वो मिलने गए थे, ठीक है ना? अब बात यह है कि वो किसका मैसेज लेके गए थे, क्या कहने गए थे, और क्या सुनने गए थे, और क्या मनवाने गए थे। जो हो सका या नहीं हो सका ये अभी तक इन बिटवीन बात है, और यहाँ हो जाया करता है, ना होने वाली कोई बात नहीं। क्योंकि आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं पैदा हुआ जिसने बात ना मानी हो। मतलब अगर बात करें हम, जो हमारे प्रीवियस जिनके हम नाम लेते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, और उन्होंने भी दरअसल आखिर में आके बात तो मान ली थी, लेकिन वो उस वक्त मानी थी बात जब पानी सर से गुजर चुका था, और फिर जो उन्होंने सोचा था उसके ऊपर अमल। अच्छा जी शौकत साहब, एक और सवाल मैं फिर चोई साहब से भी पूछता हूँ। ये मुझे बताइए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई है जहांगीर तरीन साहब की, तो जितने लोग इकट्ठे हुए हैं जनूबी पंजाब, उस कितना मुस्तहकम होगा? पहले तो ये बात करें ना। एक तो जवाद फैजी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ बड़ा वाज़े कि जनूबी पंजाब कभी भी फैज़याब नहीं होने लगा। क्यों? देखें, मैं उसकी गुजारिश करता हूँ ना आपको कि देखें, इस खित्ते से सदर मुमलिकत रहे, प्राइम मिनिस्टर कई मरतबा रहे, चीफ मिनिस्टर कई मरतबा रहे, और फिर जो शेयरिंग की वफाक में, सेनेट में, और फिर आपके पंजाब में, वो एक मैक्सिमम तादाद रही, ठीक है ना? अगर उस वक्त ये यहाँ सड़क भी नहीं बनवा सके, और यहाँ पीने का पानी, साफ पानी पीने का जो बुनियादी हक है वो नहीं करवा सके, आप इसको भी छोड़ दें, मैं कहता नहीं देते पानी। भाई आपने यहाँ इंडस्ट्री लगवाई, और वो इंडस्ट्री लगवाई जिसका केमिकल जो है वो आपकी पूरे एरिया को
आपके पूरे दरियाओं के पानी को पोल्यूटेड कर रहा है, और पोल्यूट होने की वजह से आपके अंदर जो लोग वहां बीमार हो रहे हैं। अब आप अस्पताल बनाने फिर रहे हैं, तो अस्पताल बनाने से बेहतर नहीं था कि आपने जो वहां फैक्ट्रीज लगाने की इजाजत दी, जो आईपीज लगाए आपने वहां, जो शुगर मिल्स लगाई, जो आपने पार्कों की वहां आपने रिफाइनरी लगाई, आपके उसके ऊपर बताए ना उनको लगाएं कि यहाँ एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो लगा दें, ताकि वो जो एयर में जा रहा है उनका सारा वो आबादी जो है वो उससे इफेक्ट हो रही है, बीमार हो रही है। आप वहाँ अस्पताल बना रहे हैं, डॉक्टर लगा रहे हैं, सारा वो नहीं बीमारी कंट्रोल है। बीमारी का जो बुनियादी जो है काम, आप उसको क्यों नहीं उस पर क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? यकीनन इस पे शौकत साहब तफसीली एक प्रोग्राम यकीनन करेंगे साउथ पंजाब के हवाले से। बहुत मशकूर ममनून हूँ मैं आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, थैंक यू। आजम शोई साहब, चूँकि शौकत साहब मुल्तान में थे तो मैंने कहा वहाँ के भी तो हालात हाज़िरा हम जानने की कोशिश करें ना। ये चले इधर ही आ जाते हैं कि ये जो हमने देखा है पिछले दिनों, और फिर मैंने जैसे इब्तदाइये में भी कहा कि जर्नलिस्ट जो है वो उनकी ड्यूटी है, लेकिन लाहौर में जो हुआ, जो पेशावर में हुआ, अब मैं अगर वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए गया हूँ या कैमरामैन गया है तो वो जियो फेंसिंग में मैं भी आऊँगा डेफिनेटली। उसको बेहतर अंदाज में बैठ के नहीं तय किया जा सकता भी ये जर्नलिस्ट है और वाकई जर्नलिस्ट है, ये उस पार्टी का तर्जुमान नहीं है। तो इस सिलसिले में आपकी गुफ्तगू शनीद भी हुई है, वो क्या थी वो सारी कहानी? कोई 250 के करीब लोग थे जो उस दिन वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे थे सहाफ़ती। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आज जो हमारी पुलिस, हमारे अदारे, हमारी हुकूमत जो फुटेजेस, जो तस्वीरें आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनसे लोगों की शिनाख्त हो रही है, वो हुकूमत की बनाई हुई फुटेज और तस्वीरें नहीं है। ये वही लोग, उन लोगों ने बनाई थी जो ड्यूटी कर रहे थे, मीडिया के एम्प्लॉइज़। ये हमारा सारा काम था जिसकी वजह से ये सारे लोगों की शिनाख्त हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो लोग उस दिन वहाँ पे मौजूद थे, उसमें हमारे रिपोर्टर, हमारे कैमरामैन, फोटोग्राफर, हमारे ड्राइवर, हमारे DSNG ऑपरेटर्स, ये सारा स्टाफ, उनके फ़ोन वहाँ पे चले जियो फेंसिंग में। उन तमाम लोगों के फ़ोन जब वहाँ पे वो कैच किए गए तो पुलिस ने आओ देखा ना ताओ उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए, उनके घरों में घुसना शुरू कर दिया। हमारा एक जर्नलिस्ट है जहांगीर हयात, उसको इतना टॉर्चर किया, उसके सामने के 4 दांत तोड़ दिए। उसका 6 साल का बच्चा था, उसको 6 फुट के पुलिस मुलाजम ने उसको थप्पड़ मारे, उसके सीने पे ठुड्डा मारा बच्चे को। इस किस्म के वाकयात पेश है। अब होता यह है कि मैं बार बार एक एक बंदे के लिए मैं गवर्नमेंट से रब्ता कर रहा हूँ। मैं आमिर मीर साहब जो हमारे मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है, उनका मैं बड़ा मशकूर हूँ, उनका बड़ा एक पॉजिटिव किरदार, और चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब का, कि उन्होंने इस पे मेरे साथ उसी तरह तामन किया और जब कोई बंदे को पकड़ा जाता था पुलिस से छुड़वाते थे। मेरी उनसे ये थी रिक्वेस्ट कि आप एक पॉलिसी ऐसी बनाएं कि जर्नलिस्ट जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसको ना पकड़ा जाए। हाँ, वेरिफिकेशन करनी है कि उसका कोई जर्नलिस्ट है कि नहीं। हाँ, वो अगर ड्यूटी पे नहीं है, पर्सनल उसका है, तो प्रेस क्लब मौजूद है, आप प्रेस क्लब के साथ कोऑर्डिनेट कर लें। इवन के हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन दोनों जर्नलिस्ट हैं, वो खुद भी इसको कर सकते। लेकिन पुलिस की जानिब से कोई इस किस्म का तामन नहीं किया जा रहा था। बंदे छुड़वाए जा रहे थे और गवर्नमेंट मेरे साथ पूरा तामन कर रही थी। अल्टीमेटली मुझे हाई कोर्ट पिटीशन में जाना पड़ा, लेकिन इस दौरान हुकूमत की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी।
इसके बावजूद आज के दिन तक हमें मसाइल का सामना है इक्का दुक्का। मुझे कल भी एक फ़ोन आया, अल अखबार जो इस्लामाबाद का अखबार है जी। उसके एक जर्नलिस्ट हैं अहमद नोमान, उनका मुझे फ़ोन आया जी कि मेरे घर रेड किया, मेरे भाई को उठा के ले गए। तो वो भी इस सिलसिले में फ़ोन शोन वहाँ पे चला। ये मसाइल आज भी फेस किए जा रहे हैं। लेकिन जो जर्नलिस्ट भी हो या प्रेस का कार्ड उसके पास हो और अगर वो ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हो, उससे तो हमें मुराद का इलाज जो करना चाहिए देखें ना। उसमें हम ये कहते हैं कि जो बिल्कुल उसकी अपनी एक वो पर्सनल उसका एक एक्ट है कि वो किसी सियासी पार्टी सियासी नैरेटिव के साथ खड़ा है और एक्टिविस्ट है, वो उसका जाती है, वो स्टेट जाने वो जाने। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर बंदा वहां पे काम कर रहा है, अब मैंने जो लिस्टें भिजवाई थी वो मैंने प्रेस क्लब की तरफ से नहीं बनवाई, मैंने तमाम मीडिया हाउसेस उनके लेटर हेड के ऊपर उनके जो लोग ड्यूटी पे थे उनके नाम उनके टेलीफोन नंबर वो मंगवाए, वो लिस्टें मैंने गवर्नमेंट को फराहम की, वही लिस्टें मैंने हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई कि ये हमारे लोग बकायदा ड्यूटी पे थे, तो लिहाजा इन लोगों को कम से कम इसमें ना शामिल नहीं किया करना जाए। चाहिए। राब्ता बहाल हुआ है सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर रजा साहब, बात यही है कि चूंकि सारे हम दोस्त बैठे हैं और यही बात हो रही है कि मीडिया वर्कर्स के बहुत सारे मसाइल हैं। अभी थोड़ी देर पहले शौकत अशफाक साहब भी ये फरमा रहे थे कि जो लोग अपने अखबारात के ज़रिए मीडिया और चैनल्स के ज़रिए बहुत ही मुआशरे के अंदर शऊर की बढ़ोतरी में बड़े दावेदार हैं कि किरदार अदा करते हैं, वो अपने खुद वर्कर्स के साथ ही वो सलूक नहीं करते जो करना चाहिए, जो उनका हक है। क्या कहेंगे? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया हाउस जो बहुत बड़ा क्लेम करते हैं कि हम हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, मैं जियो की बात करूंगा, जंग की और न्यूज की, तब देखिए कि वहां पर जो है उनकी हालत क्या है। और मालकान तो अभी हद तक ब्लैकमेल करना उन्होंने शुरू कर दिया कि जो आप जॉब करना चाहते हैं कीजिए, वरना आप इस प्रोफेशन को छोड़ दीजिए। लेकिन ये ट्रेंड सेटर है, जब जियो जंग न्यूज में इस तरह पे नहीं की जाएंगी, फिर आप मुझे बताइए जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे इदारे हैं, वहाँ पर सर्विस की क्या कंडीशन होगी। मैं सैनी साहब अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं बात कर रहा था 1 अरब का जो ऐलान किया था साहब ने बजट स्पीच में, देखिए इसमें उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है कि जो 1 अरब रुपए रखे गए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रखे गए। हमारी एक ये भी डिमांड थी कि आप इंडोनमेंट फंड भी कायम कीजिए, उसमें जो लोग पुराने डेथ हो जाती है जिनकी, उनकी फैमिली को टेक केयर किया जा सकता है। फिर ऐसे लोग जिनके बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई उन्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो तो वो उनको की जा सकती है। तो अब 1 अरब रुपए में अभी हमें मरियम साहिबा से पूछना पड़ेगा उनसे मिलकर कि काइंडली बताइएगा क्या ये सिर्फ 1 अरब रुपए जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए या फिर इंडोनमेंट फंड के लिए अलग से रकम कोई कायम की जाएगी। अब मैं आता हूँ आपके असल सवाल की तरफ। मीडिया मालकान और हुकूमतों को हमने हमेशा यही कहा कि आप जो मुल्क के कवानीन एग्जिस्ट करते हैं मीडिया से मुतालिक, आप उन पर उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। देखिए इश्तेहारात के साथ मंसूब करने की बात की गई तनख्वाहों को, कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट की जो रकम है उसके साथ पहले तनख्वाहें अदा कर दी जाए, फिर मालकान जो अपने अखराजात दीगर करना चाहते हैं जरूर कीजिए, लेकिन जिससे बुनियाद पर आपका इदारा बढ़ता है, परवान चढ़ता है और आपको एक जिराई हासिल होती है इस माशरे में, और आप क्लेम भी करते हैं कि आप माशरे में शऊर बेदार करते हैं और हुकूमतों को भी समझाते हैं, आईना दिखाते हैं, तो फिर काइंडली वो आईना खुद भी देखिए और तनख्वाहें बर वक्त अदा कीजिए और जो बकाया जाता है वो भी देने चाहिए। लेकिन प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन कवानीन पर अमल दरामद की वो हुकूमत वक्त की होती है। लेकिन जाहिर है कि मालकान से बात करें, ये भी एक कार्टेल है और माफिया बन चुका है और ये ब्लैकमेल करते हैं हुकूमतों को भी, और मालकान तो शील्ड के तौर पर वर्कर्स को भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें माजी में मौजूद हैं कि जब मालकान पर मुश्किल वक्त आया इदारों पर, तो यही वर्कर्स जो थे वो खड़े हुए, वो इस बुनियाद पर खड़े हुए कि इस इदारे को बचना चाहिए, इस इदारे में काम करने वाले जो लोग हैं हम उनके राइट्स के लिए खड़े होते हैं। साथी तंजीमें और नेशनल प्रेस क्लब भी इसी हवाले से अमली इक़दाम भी करता है, लेकिन बाद में जब वो मुश्किल जब रिजॉल्व हो जाती है तो फिर वही के वही खड़े हो जाते हैं, उसी वर्कर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और आपने रिसेंटली इसकी मिसाल देखी कि जियो में 2 जो ब्यूरो चीफ थे इस्लामाबाद और कराची के, उनको हटा दिया गया, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। फिर बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोग जो मीर शकील साहब के लिए अदालतों में गए और नैब में जब वो हिरासत थे तो उन्होंने वो प्रोटेस्ट भी किए और लाहौर के चक्कर भी काटे, तो ऐसे लोगों को नोटिस दर्ज किए गए। लेकिन शायद फिर उन्हें बाद में इस बात का एहसास हुआ कि वही लोग हैं जो मेरे साथ मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं। तो फिर उन्होंने नोटिस भी वापस किए और मुदस्सिर को भी बहाल किया जो इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ है। हम ऐसे इक़दाम को सराहते भी हैं, लेकिन हम बारहा ये बात कह चुके हैं कि अगर वर्कर्स के हकूक पर कोई डाका डालने की कोशिश करेगा या उस पर कोई कदम लगाने की आज़ादी पर कोशिश करेगा तो हम
जरूर उसको अपोज करेंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे, ये- वो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर सरकार हो। और आपने देखा कि हमारा तुर्रा इम्तियाज रहा कि हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि ऐसे ही जब इक़दाम करने हों तो अमली तौर बाहर निकलते हैं, और जो आईने पाकिस्तान ने हमें हक दिया है हम अदालतों से भी रिव्यू करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। ये सारे जो इक़दाम, इसका मकसद यही होता है कि जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, वर्कर्स हैं, उनकी जिंदगी में खुशहाली है। क्योंकि अगर आप यकीनन खुशहाली आए और आइन के मुताबिक ही रहना चाहिए। हमें आज़ादी इजहार भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब। आज़ादी इजहार राय भी बहुत ज़रूरी है फ़ारूक फैसल खान साहब, लेकिन मादर पिदर आज़ादी की तो गुंजाइश नहीं है ना। इसके साथ साथ अरशद शरीफ शहीद, उनकी वालदा ने महात्मा यानी कि PTI के चेयरमैन और दीगर 5 उनके समेत 5 लोग, एक मीडिया हाउस के मालिक भी हैं, उनके नाम भी क्या जी तफ्तीश में डाले जाएँ। लगता है आपको कि ये शामिल तफ्तीश होंगे? देखें, जब दोनों चीज़ें जो आपने पहले कहा आज़ादी इजहार के हवाले से, जब आपको कोई हक मिलता है तो उसके साथ कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। यस। तो वो बैलेंस रख के चलना पड़ता है। अब आ जाते हैं इस पे अरशद शरीफ अली, उनकी वालदा के हवाले से, तो उन्होंने तो लिस्ट दे दी है। पहली तो देखें ना, कितनी शर्मनाक बात है कि अरशद शरीफ शहीद के नाम पर लोग सियासत भी करते रहे, उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें साफ़ी रहनुमा भी शामिल है, ये सब सियासत करते रहे और सारे बलंग बांग दावे करते रहे कि हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास ये हैं। कोई एक और पूरी जो है लीगल फर्टर्निटी, कोई मिल के पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी और लीगल फर्टर्निटी, एक वकील जो है उनके पसमानद फैमिली को नहीं दे सके। और वो तो खुद शौकत अजीज सिद्दीकी वो जब ये साहब बात सामने आई रजा कराना तौर पे वो सामने आई और उनकी बात बिल्कुल दिल को लगती है कि भाई आप लोग दावे मत करें, जिसके पास जो सबूत है वो पेश करें। बिल्कुल ठीक अच्छा, सबसे पहले किसने कहा था? इमरान खान साहब ने कहा था, चेयरमैन मुराद PTI सईद साहब ने कहा था। उन पे वो नाम हमारे साथ ना ही थी। ले तो बेहतर अच्छा, अगर नाम नहीं, ठीक है, मैं नाम नहीं काफी लेता। दिन वो मसला रहता फिर। नहीं, वो तो अपना सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त हुई है ना। चले, मैं नाम नहीं लेता। क्या आपने एक चैनल मालिक के नाम का क्या? हाँ, वो नाम ले सकते हैं आप। वो अच्छा, मालिक उनका बाल लिया जा साहब है, सकता है, दूसरों का मुराद- नहीं लिया जा सकता। नहीं, उनका तो नहीं लेना चाहिए ना। वो जिस कदर आग लगवाई है उन्होंने, जिस अच्छा, कदर उस वो- पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। हम पैमरा के- के असूलों के ठीक है पाबंद जी। हैं। जिनको उनकी वालदा ने कहा है उनसे बुलाना चाहिए। और आपने जो चैनल के मालिक का कहा है, बिल्कुल जनाब, ये उनकी जिम्मेदारी थी पहले कि ज़ाहिर उन्हीं की पॉलिसी पर अमल कर रहा था। मैं नहीं मानता कि कोई शख्स जो है ना या कोई एंकर जो है अपनी ज़ाती पॉलिसी पर अमल कर रहा होगा। सब मालकान की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं और इतनी आज़ादी फैसल है। वाडा ने तो काफी दिन पहले ही कह दिया था ये बातें। उन्होंने भी वो जो इशारा कर दिया था। तो लिहाजा अब ये तमाम लोग जो सियासत करते रहे या सियासत चमकाते रहे या इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं कि जनाब इसके पीछे फ़लाँ फ़लाँ शामिल है, तो भी आप आएँ, ज़िम्मेदार शहरी का सबूत दें और उधर पेश कर दें कि जनाब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। या आजम शोई साहब, मैं वही सवाल है कि क्या ये सारे जिनके नाम सामने आए हैं आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हैं पहले, आप कौन सी फ्रीडम की बात कर रहे हैं? आप और मैं, फारूक साहब, हम सारे जर्नलिस्ट और प्राइवेट मीडिया हाउस से अटैच हैं। क्या एक प्राइवेट हॉस्पिटल किसी मरीज़ को गफलत से मार देता है, हम खबर छाप सकते हैं? क्या एक बड़ा तालीमी अदारा प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पे बच्चों के साथ कोई जुल्म सितम होता है, हम खबर छाप सकते हैं? क्या लैंड डेवलपर जो इस वक्त अरबों रुपए लोगों के लूट रहे हैं, हम उनके खिलाफ खबर छाप सकते हैं? वो तमाम लैंड डेवलपर्स आज मीडिया मालकान में शामिल हो गए। भाई, कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कोई जर्नलिज्म नहीं हो रही। अगर हम सिर्फ बुनियादी लोगों की जो मसाइल है उसको नहीं एड्रेस कर सकते, फिर कौन सी फ्रीडम है? इस पे क्या कहना चाह रहे हैं जी? इन्होंने जो लैंड डेवलपर से बात की है ना, मैं गुज़श्ता 3 माह के दौरान 7 अदारों के सरबराहान या जिनसे इनसे मिला हूँ। ज़ाहिर यार, रोटी रोटी का मामला है, कोई लग जाए, नौकरी लग जाए। 2-3 क्वेश्चन सबके कॉमन थे। चेयरमैन CDNL के हो जाइए, RDA के जो चेयरमैन है उनके कैसी है, वो एविएशन वालों की जो है उनका NOC चाहिए होता है। ये 5-6 महकमे वो पूछते हैं कि इनके साथ कैसी है। देखिए ना, IG से कैसे ताल्लुकात है? याद है चोई साहब पहले कि SSP के साथ कैसे ताल्लुकात है? और ये जर्नलिज्म हो रही है और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। भाई, हम अगर अपनी सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर कर लें, हुकूमत इसके लिए अपना एक किरदार अदा करे,
जो अगर फर्ज करें जी हम सिर्फ और सिर्फ ये जो डेवलपर्स की बात हो रही है, लोगों के जो अरबों रुपए फंसे हैं उनको प्लॉट नहीं मिले, सिर्फ उस पे छापने की बात करने की इजाजत दे दें, जितने बड़े बड़े नाम है सारे एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन कहाँ पे छपेगा, कहाँ पे चलेगा, उन अदारों के मालकान भी वही हैं। अच्छा जी, मैंने वो जो कहा कि 5 लोग सुप्रीम कोर्ट में उनके नाम दिए गए हैं अरशद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा की जानिब से, तो आप समझते हैं कि मीडिया उसका कोई मालिक हो या कोई साबिक वजीर हो, वो पेश होंगे? फैज साहब, मैं क्योंकि क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, आपको पता है, देखें जो FIR होती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है, जो मुद्दई है उसका हक होता है कि वो जिस ज़ुबान में, जिन अल्फाज में वो बयान करेगा, पुलिस उसमें बाउंड है पुलिस रूल्स के मुताबिक और आइन और कानून के मुताबिक कि उसी पैराए में वो FIR दर्ज करेगी। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो यह है कि शुरू से ही इस केस को उस तरह लिया नहीं गया। मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे ज्यादा हक है वो शहीद की वालदा का है। बिल्कुल ठीक है। बैसियत मुद्दइया और बैसियत मुद्दइया ज़ौजा है, उनका जो भी मुतालबा है उनकी ज़ौजा का या उनकी वालदा बीवी मोहतरमा का, कानून के मुताबिक, पुलिस रूल्स के मुताबिक उसको एड्रेस करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में जाएं, इन्वेस्टिगेशन में जो गुनाहगार है उसको गुनाहगार करार दें, जो बेगना है उसको बेगना कर दें। बिल्कुल ठीक है। मुद्दई का पूरा हक होता है, वो किसी पे इल्जाम लगाता है, आगे हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ये फर्ज बनता है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर गुनाहगार और बेगना वो साबित करे एविडेंस के साथ और चालान मुरतब करके कोर्ट में पेश करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अरशद शहीद का जो केस है उसको किसी ना किसी नहज पे लेके जाने की जरूरत है। बिल्कुल है, क्योंकि वो कोई ऐसा कोई नामालूम आदमी नहीं था, वो पाकिस्तान का एक नॉन जर्नलिस्ट था और उसको जिस तरीके से मर्डर किया उससे जर्नलिस्ट कम्युनिटी पर पाकिस्तान की वो आज भी तकलीफ में मुब्तला है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे हुकूमत को बड़ा सीरियस नोट पे ना काम करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, फ़ारूक फैसल खान साहब, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बात की थी कि नस्ली और असली के नाम से बड़ी ट्वीट्स हो रही हैं कि साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपने देखा कोई लाल हवेली के बाहर मुजाहरा हुआ हो कोई या ऐसा मामला? यार आपको पता ना कि वो मैं याद आ गया, और जो मेहमान यहाँ पे थे उन्होंने आपको कहा था कि ये आपके प्रोग्राम की तौहीन है कि उस शख्स को यहाँ पे डिस्कस किया है तो मैं उसी बात पे कायम हूँ। नहीं, लेकिन किधर गए सारे बड़े दावे, रिंग पिस्टन, चैन गरारी? सर देखें, ये सारे वो लोग हैं जिनका कोई सियासी अमाम नहीं, कोई ईमान नहीं, जो हवा के रुख पे जो है, जिधर हवा चलती है, जिस तरह वो पहले वो जो कहते हैं शापर उड़ के जाते थे, वो शापर टाइप ही हैं। लेकिन इस मरतबा ज़ाहिर है कि आपने यार एक दफ़ा पार्टी चेंज की, 2 दफ़ा की, 3 दफ़ा की, बाकियों में तो हौसला था कि वो 4थी मरतबा कर गए, तो इनमें अभी शायद अभी हौसला नहीं है, या फिर या उनमें हौसला नहीं है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि अभी उनकी ड्यूटी जो है वो कहीं और लगी हुई है, जब उनको विसल बजेगी तो वो चेंज कर लेंगे मोर्चा और अपना महाज जो है वो। आजम सईद साहब, लाहौर में बड़ी सियासी गहमा गहमी हमने गुज़िश्ता दिनों देखी है और बहुत सारे लोग, कुछ तो हालांकि इतने तेज़ भागे, मुंह से झाग भी निकली, फिर भी पिछली नशिस्तों पर ही रह गए। ये क्या इसके असरात होंगे आइंदा सियासत पे? फैज साहब देखें, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं ना मेरी नज़र में वो वही हैं जो पुरानी बड़ी पार्टी हैं। इस किस्म के फार्मूले माजी में भी बड़े किंग्स पार्टियाँ बनी, टूटी, ख़त्म हुई। इस वक्त भी एक जहांगीर तरीन साहब के क़यादत में एक पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से नज़र आ रही है जो जिस पे, लेकिन उसके अंदर वो ना तो मुझे जोशो खरोश नज़र आया, जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उन्हें मजबूर किया गया कि आपने वहाँ पे जाके अपनी अटेंडेंस शो करनी है, अटेंडेंस शो करनी है। लेकिन जो सियासी सोच रखने वाले लोग हैं उनसे अगर हम गुफ्तगू करते हैं, अगर वो किसी इस किस्म के नेक्सस का हिस्सा बनने को तैयार भी हैं तो वो काफ लीग के साथ ज़्यादा उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी पुरानी है, उसकी एक शेप है। मुझे इसमें कोई इतना पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब के हुए थे उनको मद्देनज़र रखें, जितने लोटे थे उनके साथ अवाम ने कैसा सलूक किया था, और ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान बन रही है इसमें भी 99% वही लोटे हैं, वही फेसेस हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई परफॉर्म कर पाए। अल्टीमेटली आपको परफॉर्मेंस जो है वो पुरानी आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हीं की नज़र आएगी, उन्हीं की नज़र आएगी। अच्छा फ़ारूक साहब, मैं एक और भी सवाल है कि आपस में तो
ये करख्तगियों के साथ ही जिस भी चैनल को खोलें तो संजीदा गुफ्तगू है और उसमें कोई बच्चों के लिए कोई तरबियत के एहतमाम नहीं है। अब मीडिया की बात दोबारा करें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है टॉम एंड जेरी दिखा दिखा के हम मारने पे बच्चों को लगा रहे हैं। ये मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी नहीं है कि तरबियत में अपना किरदार अदा करें? बिल्कुल जनाब, मीडिया हाउसेस की जो जिम्मेदारी है कि वो ये किरदार अदा करें। वो सिर्फ इन्फॉर्म ही ना करें, वो गाइड भी करें, वो एंटरटेन भी करें। लेकिन फिर अगेन जब हम सारा इसको बिज़नेस पर्सपेक्टिव में आके देखते हैं तो ये बहुत आसान है कि जनाब आप सारा दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइव दिखा रहे हैं। देखिए जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ था तो इसमें ख़बर देने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट था। रिपोर्टर से पैकेज बनवाए जा रहे थे, रिपोर्टर सारा दिन मेहनत करता था, उसके साथ कैमरामैन भी जा रहा है, NLE भी, वो सारे जो है वो शाम को एक बहुत अच्छी सी रिपोर्ट बनाते थे। लेकिन जब वो जो बिज़नेस मैनेजर है उसने जब कैलकुलेट किया, उसने कहा यार ये जो सारा दिन ये मिलके इसने 3 मिनट का सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया है, इस पे तो इतना पैसा सारा खर्च आ गया है, और ये जो हम 1.5 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा देते हैं तो इस पे तो हमारा देखो हमने तो ऑलरेडी सेटेलाइट के पैसे दिए हुए हैं, तो लिहाजा उन्होंने ये किया। पहले ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रांसपोर्ट भी रिपोर्टर के ख़त्म कर दी, गाड़ी देते थे कि जैसे गाड़ी साथ जाए, खाना भी आपने अगर 8 घंटे ड्यूटी की, अगर वहाँ पे खाने का टाइम आ गया तो खाना भी प्रोवाइड किया जाता था। तो ये सारा उस बिज़नेस मॉडल में आके सब ने मक्खी पे मक्खी मारना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह आप देखते हैं प्राइवेट चैनल्स पे सुबह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मामला शुरू हो जाता है, वो टिकर पे काम चल रहा है, लिहाजा रिपोर्टर कोई फील्ड में नहीं जा रहा, लिहाजा उनका भी खर्चा बच रहा है। जहाँ 18 रिपोर्टर थे एक चैनल के एक स्टेशन पे, अब वहाँ पे 9 रह गए हैं। खान साहब कहता है कलामी इवन के कैमरामैन की बजाय मोबाइल फ़ोन रिपोर्टर को दिया जी, मोबाइल फ़ोन पे फुटेज बना ले। तो वो सारा जो सेठ जो है ना वो रात को रोकड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना अपनी सारे कंटेंट को जो है ना वो प्लान करता है कि जिसमें उसका कम से कम खर्च आए, चाहे वो अपना प्रोडक्शन के ऊपर चाहे या ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। तो ये जो आपके रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ना जी, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो जिस चीज़ के लिए वो बनी है वो उन्हीं के साथ मिल गई हैं। ये काम जो है वैसे तो वियर का प्रेशर शिप होना चाहिए ना, लेकिन दूसरा काम जो है रेगुलेटरी बॉडी है, जब आप लाइसेंस लेते हैं उसमें ये सब चीज़ें क्लियर हैं कि आपने पब्लिक सर्विस मैसेज इतना करना है, आपने प्रोग्रामिंग इतनी करनी है, न्यूज़ इतनी करनी है। एक जुमला ऐड करूँगा, देखिए आज सोशल मीडिया पाकिस्तान में इतना ज़्यादा क्यों प्रमोट हुआ है या इतनी हाइप क्यों ले रहा है, उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया अपनी इन्हीं चीज़ों की क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आगे बढ़ रही है। हम ही सेड से बाहर नहीं निकल पा रहे। उसमें अठवाट भी तो बहुत चल रहा है ना, प्रोपेगेंडा, लोगों ने उस इनकी निस्बत लोगों ने उस पर स्विच करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चाहे वो अच्छा कंटेंट है चाहे बुरा कंटेंट है, हर 2 कंटेंट प्रमोट हो रहे हैं बजाय ये करने के। यार मेरी बात सुने चोई साहब, हम भी बच्चों वाले हैं, आप भी बच्चों वाले हैं। असल इशू ये है कि उनको क्या दिखा रहे हैं, मैं तो उसमें फिल्टर। ऐसा 9 मई के बाद आपने कितना का बुरा कंटेंट देखा है इसके ऊपर? इससे यह साबित होता है कि अगर स्टेट चाहे तो चीजों को रेगुलेट कर सकती है। तो स्टेट को मुस्तकिल बुनियादों पे सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए। जो मनफी कंटेंट है वो ऐसा ऐसा उसको ख़त्म होता जाएगा। जो लोग अच्छा कंटेंट देंगे, पॉजिटिव कंटेंट देंगे, न्यूज़ हो या कोई भी हो, अल्टीमेटली वो लोग सरवाइव करेंगे और लोग उनको देखना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया फ़ारूक फैसल खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज़म चोई साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि आप रहें 1-2 दिन मज़ीद गपशप हो, लेकिन आपने जाना है। नाज़रीन, मैंने गुज़िश्ता दिनों भी ये बात कही थी कि मीडिया की बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। मिशनरी काम अब ये नहीं रहा, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने तो इसको सहीफ़ा आसमानी से लिया, सहाफ़त का मतलब, और पैगम्बराना और साफ़ का हामिल समझा इस शोबे को। लेकिन अब ये बिज़नेस है, मगर बिज़नेसमैन भी तो सोचना उसको भी चाहिए ना कि कौम के मिजाज, बच्चों की अतवार, उनकी ज़बान, उसको बिगाड़ के अगर रख देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। ये सब की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह उन वालदैन की भी ज़िम्मेदारी है जो सिर्फ़, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि माँ भी फ़ोन पे, बाप भी फ़ोन पे, बच्चा भी फ़ोन पे, उसके सवालों के जवाब नहीं देने, उसको एड्रेस नहीं करना, उसके इश्यूज़ को नहीं सुनना, काउंसलिंग कोई नहीं है। ये ऐसे नहीं चलेगा, मुआशरे तबाह हो जाते हैं। और फिर जब एक बच्चा उठ के खड़ा हो जाए, और ज़बान हमने इतनी
आली मर्तबत महात्मा को दिखा दिखा के, पहले भी शिद्दतें थीं लेकिन रख रखाव था, लिहाज था। नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे मरहूम जैसे लोग हुआ करते थे, मौलाना शाह अहमद दुरानी हुआ करते थे। लेकिन अब तो बच्चा भी ये नहीं कह रहा कि बाबा मुझे ये ले दीजिए या मामा मुझे ये ले दीजिए, ले दो, दे दो, नहीं तो यूँ कर दूंगा। ये हमने क्या कर दिया है? इस पे भी गौर होना चाहिए और इस पे भी पकड़ होनी चाहिए। मिजाज को तबाह करने के शिद्दतें, हिद्दतें, अदम बर्दाश्त, किसी को सुनना ही नहीं है। और वैसे भी एक हमारे यहाँ एक मकरूह अमल जो है ना, कि हम शक्ल देख के बंदा कहते नहीं ऐसा ही नहीं होना, जब तक आपके साथ उसने कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया, ये हम क्यों करते हैं? सारी उसी की बनाई हुई मखलूक है, पैदा की हुई मखलूक है। एक दूसरे का अदब लिहाज कीजिए, ख़वातीन को भी चाहिए, मर्दों को भी चाहिए। शफ़क़त है, मोहब्बत है, प्यार है। ये तेज़ ज़बानियाँ जो है ना, ये नहीं चलेंगी, मसला ख़राब हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।